हाँ, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हाउ डज सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस कल्चर। अब यहाँ आपके पास केवल एक ही वर्ड है, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन आपका कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसलिए आप इन्फ्लुएंस को ले जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रभावित करना को। तो प्रभावित करता है, तो यानी जो सिविलाइजेशन होता है वो किस तरीके से कल्चर, संस्कृति को प्रभावित करती है। तो जो सभ्यता होती है वो किस तरीके से संस्कृति को प्रभावित करती है, यानी एक जो सिविलाइजेशन होता है वो किस तरीके से एक संस्कृति को प्रभावित करती है। आंसर देखिए, आंसर आपका क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको सिविलाइजेशन को समझना है कि सिविलाइजेशन किस तरीके से काम करता है। तो ईच सिविलाइजेशन डेवलप्स इट्स ओन कल्चर। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर कोई सिविलाइजेशन है, अगर कोई सभ्यता है, जैसे आपने हिस्ट्री में जितनी भी सभ्यताएं पढ़ी हैं, तो अगर कोई सभ्यता है तो प्रत्येक जो सभ्यता होती है वो डेवलप करती है, वो विकसित करती है इट्स ओन, अपनी खुद की कल्चर, संस्कृति को। और ये बात सही भी है। तो कोई भी सभ्यता होती है जब वो आगे बढ़ती है, सभ्यता जब विकसित होती है, सभ्यता जब पुरानी होती है, तो जो सभ्यता होती है वो अपनी खुद की एक संस्कृति बनाते हुए चलती है। तो एक तो पहले आपको ये याद रखना है कि जो ईच सिविलाइजेशन डेवलप्स इट्स ऑन कल्चर, कि प्रत्येक सभ्यता अपनी खुद की संस्कृति को डेवलप करती है, अपनी खुद की संस्कृति को विकसित करती है। यानी अगर कोई सभ्यता आगे बढ़ रही है तो निश्चित रूप से उसकी खुद की संस्कृति भी आगे डेवलप हो रही है। विच हैज इट्स रूट इन पास्ट जनरेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जब सभ्यता आगे बढ़ी तो उसकी जो जड़ें हैं वो पास्ट जनरेशन में रहीं। तो सभ्यता आगे बढ़ी, सभ्यता के साथ साथ एक जो संस्कृति है वो भी बढ़ी, और संस्कृति की जो जड़ें हुई फिर वो कहाँ हुई, क्योंकि उस संस्कृति की जड़ें, यानी उस संस्कृति को कुछ टाइम हुआ, तो वो जो टाइम उसने व्यतीत किया उसी टाइम को हम कह रहे हैं कि विच हैज इट्स रूट। तो इस संस्कृति की अपनी खुद की जड़ें होती हैं इन पास्ट जनरेशन, पुरानी पीढ़ियों में। तो जो पुरानी पीढ़ियों में जो अनुभव रहे तो वो इसकी जड़ें मानी जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिविलाइजेशन और कल्चर, इन दोनों चीज़ों को ठीक से समझना होगा कि ईच सिविलाइजेशन डेवलप्स, के प्रत्येक जो सिविलाइजेशन होती है वो खुद डेवलप कर लेती है इट्स ओन कल्चर, अपनी खुद की संस्कृति को। और ये जो संस्कृति डेवलप हुई है तो इसका मतलब विच हैज इट्स रूट, कि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं हैं इन पास्ट जनरेशन। अब आपको क्या देखना है कि द इम्पल्स दैट इनिशियली स्टार्ट्स अ सिविलाइजेशन। अब वो जो प्रेरणा, तो जिस प्रेरणा को लेकर के कोई सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, तो द इम्पल्स दैट इनिशियली स्टार्ट्स अ सिविलाइजेशन, कि जो प्रेरणा प्रारंभिक अवस्था में एक सभ्यता को शुरू करती है, इज अफेक्टेड बाई वेरियस कंसेप्शन। तो वो जो प्रेरणा होती है जो इस सिविलाइजेशन को स्टार्ट करती है, तो ये जो सिविलाइजेशन होती है इज अफेक्टेड बाई वेरियस कंसेप्शन। तो ये विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं से प्रभावित रहती है। यानी आपको ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से समझने होंगे कि अगर सभ्यता आगे डेवलप हो रही है तो सभ्यता के साथ साथ आपकी संस्कृति भी डेवलप हो रही है, और जब संस्कृति डेवलप हुई है तो इसका मतलब निश्चित रूप से उसकी जड़ें बनी हैं। कुछ जो एक्सपीरियंस आपके पीछे छूटे हैं तो वो उसकी जड़ों के रूप में काम करेंगे। तो इसका मतलब ईच सिविलाइजेशन डेवलप्स इट्स ओन कल्चर, कि जो सिविलाइजेशन होती है वो अपनी खुद की संस्कृति को डेवलप करती है, और ये जो संस्कृति को उसने डेवलप किया है, अपनी खुद की संस्कृति को डेवलप किया है, ये जो संस्कृति डेवलप हुई है इसका मतलब विच हैज इट्स रूट्स, कि इसकी खुद की जड़ें होती हैं इन पास्ट जनरेशन। और जिस प्रेरणा को लेकर के ये जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट करी गई, तो द इम्पल्स दैट इनिशियली स्टार्ट्स अ सिविलाइजेशन, तो जो प्रेरणा सिविलाइजेशन को स्टार्ट करती है वो प्रेरणा ही इज अफेक्टेड बाई वेरियस कंसेप्शन, कि ये जो प्रेरणा होती है ये प्रेरणा विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं से प्रभावित होती है। अब ये जो अवधारणाएं होती हैं, देयर एक्शन एंड इंटरेक्शन, तो इनके काम, उनके जो काम होते हैं एंड इंटरेक्शन, और उनकी जो अंतः क्रियाएँ होती हैं, माउल्ड्स द कल्चर, तो ये सब एक संस्कृति को बनाती हैं। तो इस तरीके से कोई भी जो सिविलाइजेशन होती है वो किसी भी कल्चर को प्रभावित करती है। आप बड़े आसानी से इसे समझ सकते हैं, यानी जो इसका जो कनेक्शन है आप उसको ठीक तरीके से दिमाग में बिठा सकते हैं कि अगर कोई सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, अगर कोई सभ्यता आगे बढ़ी है, तो निश्चित रूप से उस सभ्यता के साथ साथ उसने अपनी एक संस्कृति को भी डेवलप किया है। तो ईच सिविलाइजेशन डेवलप्स इट्स ओन कल्चर,
अब जो कल्चर डेवलप हुई है तो इसका मतलब उसकी जड़ें भी बनी हैं, तो विच एज इट्स रूट, उसकी खुद की जड़ें होती है इन पास्ट जनरेशन। लेकिन जिस प्रेरणा को लेकर के वो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, तो द इम्पल्स दैट इनिशियली स्टार्ट्स अ सिविलाइजेशन, कि जो प्रेरणा प्रारंभिक अवस्था में एक सभ्यता को शुरू करती है, इज अफेक्टेड वेरियस कंसेप्शंस, वो विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं से प्रभावित होती है, उस पर विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं का प्रभाव होता है, जैसे देयर एक्शन, देयर इंटरेक्शन, कि उनके जो काम होते हैं, उनकी जो अंत्य क्रियाएँ होती हैं, माउड्स अ कल्चर, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के, उनके काम, उनकी क्रियाएं मिलकर के एक संस्कृति को बनाती हैं। यहाँ आपको सिविलाइजेशन और कल्चर दोनों किस तरीके से साथ साथ बढ़ते हैं और एक सभ्यता किस तरीके से संस्कृति को प्रभावित करती है, ये दिमाग में रखते हुए आपको सोचना है कि सबसे पहले तो कोई सिविलाइजेशन होती है तो वो निश्चित रूप से अपनी एक संस्कृति को भी डेवलप करती है। ईच सिविलाइजेशन डेवलप्स इट्स ओन कल्चर, लेकिन जो संस्कृति डेवलप हुई है तो इसका मतलब उसकी जड़ें भी हुई हैं, तो विच एज इट्स रूट, कि जो रखती है अपनी जड़ों को इन पास्ट जनरेशन, उसकी जो पास्ट जनरेशन में उसकी जड़ें निहित रहती हैं। लेकिन जिस प्रेरणा को लेकर के जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, वो प्रेरणा खुद कई अवधारणाओं से प्रभावित रहती है, कि द इम्पल्स दैट इनिशियली स्टार्ट्स अ सिविलाइजेशन इज अफेक्टेड बाई वेरियस कंसेप्शंस, और जो ये वेरियस कंसेप्शन से स्टार्ट होती है, तो इसमें जो क्रियाएं होती हैं, जो अंत्य क्रियाएं होती हैं, वही एक संस्कृति को बनाती हैं। तो द एक्शन, देयर एक्शन एंड देयर इंटरेक्शन माउल्ड्स अ कल्चर, वो एक संस्कृति को बनाती हैं, एक संस्कृति को विकसित करती हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन आपका ये भी इजी है कि व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड, किस तरीके का नज़रिया, शुड अ कल्चर्ड माइंड, एक संस्कृत दिमाग को डेवलप, विकसित करना चाहिए। यानी अगर आप ये मानते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो एक कल्चर्ड माइंड है, तो जो आपका एटीट्यूड है वो किस तरीके का होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड, कि किस तरीके का एटीट्यूड, किस तरीके का नज़रिया अ कल्चर्ड माइंड, कि एक जो सुसंस्कृत दिमाग होता है, शुड डेवलप, उसे विकसित करना चाहिए। आंसर देखिए, यानी आप किस तरीके का नज़रिया दिखाएंगे तब माना जाएगा कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो एक कल्चर्ड माइंड है। आपके व्यवहार में ऐसा क्या दिखना चाहिए जिससे ये माना जाए कि हाँ, आपका जो दिमाग है वो एक कल्चर्ड माइंड है। तो वो आप समझने की कोशिश करिए कि सबसे पहले तो एक जो कल्चर्ड माइंड होता है, इज रूटेड इन इटसेल्फ, कि जो सुसंस्कृत दिमाग होता है, इज रूटेड, वो निहित होता है इन इटसेल्फ, अपने आप में। तो कल्चर्ड माइंड को कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका माइंड कल्चर्ड है, इसका मतलब इज रूटेड इन इटसेल्फ, वो अपने आप में निहित है। आगे देखिए कि इट शुड हैव इट्स डोर एंड विंडोज ओपन। तो सबसे पहले तो कल्चर्ड माइंड को क्या करना चाहिए, तो इट शुड हैव इट्स डोर एंड विंडोज ओपन, क्या उसे सबसे पहले अपने दरवाजे, अपने खिड़कियां खुले रखने चाहिए। अब माइंड को अपने दरवाजे और खिड़कियां खुले रखने चाहिए, इसका मतलब क्या है। माइंड को अपने दरवाजे और खिड़कियां खुले रखने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे किसी भी तरीके की बात करता है तो आप उस बात को बिल्कुल फ्रेश माइंड से सुने, ना तो उसके प्रति आप कोई भी अच्छा विचार रखते हुए, ना ही कोई ख़राब विचार रखते हुए। यानी आप तो केवल अपने, जिस तरीके से कोई भी जो एयर होती है वो विंडो में से होकर के अंदर आ सकती है, आप उस तरीके से किसी के विचारों को अंदर आने दें, मतलब आप उन्हें सुने। तो अगर आप सुनते हैं तो इसका मतलब आपका जो माइंड है वो कल्चर्ड माइंड है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि इट शुड हैव, उसको रखना चाहिए इट्स डोर एंड विंडोज ओपन, कि आपको अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियां खुले रखने चाहिए। दूसरा, पहले तो ये खुले हैं, इसका मतलब इट शुड हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू पॉइंट फुली। अब अगर कोई भी चीज़, कोई भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं तो दूसरी चीज़ आपको क्या करना चाहिए कि इट शुड हैव, उस माइंड में होना चाहिए द कैपेसिटी, क्षमता, टू अंडरस्टैंड, समझने की, द अदर्स व्यू पॉइंट, किसी अन्य के दृष्टिकोण को, किसी अन्य के नज़रिया को, फुली, पूर्ण रूपेण। फिर आपके अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए कि जिस किसी ने भी आपसे बात कही है तो आप उसे पूरे तरीके से समझ पाएँ। अंडरस्टैंड फुली इवन दो, यद्यपि इट कैन नॉट ऑलवेज एग्री विद इट। ये अलग बात है कि आप उससे सहमत हैं कि नहीं हैं, बेशक आप उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर इतना तो
अंडरस्टैंडिंग पावर आपके अंदर इतनी होनी चाहिए कि आप उसके दृष्टिकोण को समझ पाएं, जो बात कही गई है उसका आप मतलब ठीक तरीके से समझ पाएं, इतना आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए। क्योंकि जो कल्चर्ड माइंड होता है इज रूटेड इन इटसेल्फ, वो अपने आप में निहित होता है। इसलिए सबसे पहले उसे ये करना चाहिए कि इट शुड हैव इट्स डोर एंड विंडोज ओपन, कि सबसे पहले तो आपके जो दरवाजे हैं, आपकी जो खिड़कियां हैं, यानी आप अपने ब्रेन को किसी भी विचार के लिए बंद नहीं करें। आप ये नहीं कहें कि मैं इस तरीके के विचार को नहीं सुनूंगा या इस तरीके के विचार को नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा सभी की। तो सबसे पहले इट शुड हैव इट्स विंडोज एंड डोर्स ओपन, कि आपके दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुले होने चाहिए। अब अगर आपके दरवाजे और खिड़कियां खुले हैं, इसका मतलब कि इट शुड हैव, उसके पास और क्या होना चाहिए, द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। आपके विंडो और डोर आपको ओपन रखने चाहिए, फिर आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड अदर्स व्यू पॉइंट फुली, कि किसी दूसरे के दृष्टिकोण को पूर्ण रूपेण समझने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। इवन दो, भले ही, यद्यपि, इट कैन नॉट ऑलवेज एग्री विद इट, बेशक आपका दिमाग उस व्यू पॉइंट से एग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। द क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, अब अगर आपने उसे समझा है तो समझने के बाद ही तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का प्रश्न उठता है। तो अगर आपने किसी के दृष्टिकोण को ठीक तरीके से समझा ही नहीं है तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले आप अपने दरवाजे और खिड़कियों को खुले रखिए, बातों को अंदर आने दीजिए। अगर अंदर आ जाती हैं उसके बाद आप उन बातों को ठीक से समझिए। अगर आप समझ लेते हैं फिर इसके बाद आप एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप उस बात से सहमत हैं कि नहीं हैं। लेकिन कुछ क्या करते हैं कि बात को अंदर ही नहीं आने देते, इसका मतलब वो पहले से ही क्लियर कर देते हैं कि मैं उससे एग्री नहीं करता। तो कल्चर्ड माइंड अगर आपके पास है, इसका मतलब कि जो कल्चर्ड माइंड है इज रूटेड इन इटसेल्फ। पहले तो वो कल्चर्ड माइंड अपने आप में रूटेड होता है, अपने आप में निहित होता है। इसका मतलब कि इट शुड हैव इट्स डोर एंड विंडोज ओपन, कि उसे अपने दरवाजे और खिड़कियां खुले रखने चाहिए। दरवाजे और खिड़कियां अगर उसके खुले हुए हैं, इसका मतलब कि इट शुड हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू पॉइंट फुली, इवन दो, भले ही, इट कैन नॉट ऑलवेज एग्री विद इट, कि बेशक वो हमेशा इससे एग्री नहीं हो सकता। क्योंकि एग्री होने की बात तो अब आएगी, तो फिर आप लिखेंगे कि द क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का प्रश्न तो ओनली अराइज, केवल तब उठता है व्हेन यू अंडरस्टैंड अ थिंग, जब आप किसी बात को समझते हैं। तो अगर आपने अपने दरवाजे और खिड़कियां ही बंद कर लिए तो आप समझ ही नहीं रहे, आप बात को अंदर ही नहीं आने दे रहे। तो ठीक इसी तरीके से जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये संस्कृति में हम बाहर की बातों को एग्री नहीं करेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति कोई बात, हम किसी दूसरी संस्कृति में जाते हैं और उसकी बातों को हम यहाँ फॉलो करते हैं, तो अगर आपने उसकी बात को सुना ही नहीं, आपने किसी दूसरी संस्कृति में जाकर के देखा ही नहीं, आप वहाँ बैठे ही नहीं, इसका मतलब आप तैयार ही नहीं है अपने दरवाजे और खिड़कियाँ खोलने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपने विंडो, अपने डोर को ओपन करिए। अगर विंडो और डोर ओपन है, इसका मतलब आप चीज़ों को अंदर आने दीजिए। फिर इसके बाद आप उन बातों को ठीक तरीके से समझने का दृष्टिकोण, अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाइए। और अगर आप ये कर लेते हैं तब आप ये कह सकते हैं कि आप उससे एग्री हैं कि एग्री नहीं। तो द क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट ओनली अराइज, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का प्रश्न केवल तब उठता है व्हेन, कब, व्हेन यू अंडरस्टैंड अ थिंग, जब आप एक बात को समझते हैं। और अगर आप बात को बाहर से ही हटा देते हैं तो आपको बात पता ही नहीं लगी कि बात क्या थी, और जब तक आपने बात को ही नहीं समझा तो आप समझने वाली बात तो आपने छोड़ ही दी। तो मेरे ख्याल से पूरी बात आपको समझ में आई होगी कि कल्चर्ड माइंड इज रूटेड इन इटसेल्फ, कि वो अपने आप में रूटेड होता है, आपको उसे कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जड़ें अपने आप से गहरी हैं। इसका मतलब आप कोई भी बात उसे बड़ी आसानी से प्रभावित नहीं कर सकती, आप उसके पास बातें आने दीजिए। तो इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि अगर आपका माइंड कल्चर्ड है, अगर आपके पास पहले से एक संस्कृति है, तो इसका मतलब उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, उसे बड़ी आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता। यानी बड़ी आसानी से मतलब कहने का मेरा ये है कि उसके जो बेसिक पॉइंट है उन्हें कोई नहीं ला सकता। आप ये नहीं कहें कि नहीं, इन्होंने आकर के हमारी संस्कृति को खराब कर दिया। तो कल्चर्ड माइंड इज रूटेड इन इटसेल्फ, कि वो तो अपने आप में निहित होता है।
हाँ, इतना जरूर करना चाहिए कि इट शुड हैव इट्स डोर एंड विंडोज ओपन। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि इट शुड हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, कि उसे समझने की क्षमता भी होनी चाहिए द अदर्स व्यू पॉइंट फुली, इवन दो इट कैन नॉट ऑलवेज एग्री विद इट, कि बेशक आप इससे एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का जो क्वेश्चन है वो तो उसके बाद उठता है। तो द क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का जो प्रश्न है ओनली अराइज केवल तब उठता है व्हेन यू अंडरस्टैंड अ थिंग, जब आप किसी बात को समझते हैं। क्लियर? दोनों ही क्वेश्चन बहुत से ईजी हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है दोनों क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से तैयार हो गए होंगे। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है।